आपके जो अस्त्र नंबर 3 जो है वो आज शाम को 8 बजे एसएससी उत्कर्ष के ऊपर आने वाला है, ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 52 आपके सामने, और साइंस जो है इसका एपिसोड नंबर 2 जो है ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखना, दूरी मापने की सबसे बड़ी दोस्तों इकाई कौन सी है? आपकी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वो है पारसेक। कौन सा? पारसेक। पारसेक जो है सबसे बड़ी इकाई है। और प्रकाश वर्ष पूछे ना आपसे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई लिखना? आपके लाइट ईयर भी दूरी की इकाई है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष पूछूं आपसे, यह भी दूरी की इकाई है, ये आपको छापना है। हाँ, कितने रन से जीता, किसने कितना रन बनाया, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे भी पता है रसगुल्ला, पर तुम पढ़ाई की बात क्यों नहीं करते कभी? दोस्तों मैंने सवाल पूछा, तुरंत आपका आंसर है, हर कोई लिख रहा है सर भारत जीत गया है। तुम पढ़ भी लिया करो रसगुल्ला, कभी मैं सवाल पूछूं आप ऐसे आंसर दो, कितनी खुशी मुझे होगी दोस्तों, है ना। पढ़ाई की बात पे टाई टाई फिस गई भैंस पानी में। ठीक है, आगे देखिए, एम्पियर कैंडेला वॉट पूछूं आपसे, किसकी? एम्पियर किसकी इकाई लिखना? एम्पियर किसकी इकाई? एम्पियर जो है लिखना आपके, एम्पियर जो है वो जो विद्युत धारा सो करंट जो होता है उसकी इकाई एम्पियर होती है। ठीक है, कैंडेला पूछूं आपसे, ज्योति तीव्रता सो कैंडेला होती है। ठीक है, इसके अलावा वाट किसकी इकाई? वाट छापना, वाट किसकी? वाट जो है आपके वो शक्ति की, पावर की इकाई वॉट होती है। ठीक है, तो पावर की वॉट है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है दोस्तों, और धारा की एम्पियर आपको नोट करना है। ठीक है, अगर पूछूं दोस्तों आपसे किसी सर्किट में पूछे आपसे सर्किट में आपके सर्किट में दोस्तों धारा आ रही है, सो यस या नो। ठीक है, धारा आ रही है या नहीं आ रही है, यस या नो पूछूं आपसे, उसको बताने वाला कौन सा? गैल्वेनोमीटर उसको बताने वाला। ठीक है, और सो धारा की मात्रा कितनी आपके, कितने एम्पियर की धारा आ रही है, उसकी मात्रा क्या होगी, बताने वाला कौन? एमीटर होगा। ठीक है, तो धारा की मात्रा क्या होगी? अमीटर बताएगा, और धारा आ रही है नहीं आ रही है बताने वाला कौन होगा? गैल्वेनोमीटर होने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, चलती हुई दोस्तों मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना दोस्तों किसका एग्जाम्पल? आपके लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा? लॉ ऑफ इनर्शिया जो है इसका एग्जाम्पल लिखना आपके, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों आपके जड़त्व का नियम जो है इसका एग्जाम्पल आपके, हम चल रहे हैं गाड़ी भी चल रही है, गाड़ी दोस्तों रुक गई, हम नहीं रुके, और सो हम आपके सीधा आगे गए, गाड़ी के शीशे से बाहर निकल गए, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, नोट करना, कोई चीज स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और कोई चीज गतिशील रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बल नहीं लगाया जाए, कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगाया जाए। ठीक है, बंदूक से गोली चलना दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का दोस्तों उड़ना जो है किस नियम का एग्जाम्पल? आपके इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या बोलते हैं इसको? क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स दोस्तों आपके, और क्रिया प्रतिक्रिया नियम कौन सा आपके? वो है न्यूटन का 3rd नियम। एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया नियम आपके, गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना आपके, रॉकेट का उड़ना आपके, नाव से उतरना लिखना आपके, नाव से उतरना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल। ठीक है, आपने उसको बोला आई लव यू दोस्तों, उसने थप्पड़ मारा आपके, ये भी न्यूटन का 3rd नियम है ना, एक्शन रिएक्शन का फोर्स है। ठीक है, आगे देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है? ठीक है, कपड़ा सुखाने की मशीन पूछूं आपसे, अरे वॉशिंग दोस्तों, वॉशिंग मशीन आपके, दूध से मक्खन निकालना आपके, यह लिखना बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल दोस्तों आपके, केंद्र से दूर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको हम बोलते हैं आपके केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से दूर की ओर लगने वाला जो बल होता है इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो केंद्र से दूर की ओर लगने वाला बल आपके अपकेंद्रीय बल होता है। वॉशिंग मशीन और दूध से मक्खन जो है इससे निकालते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दोस्तों अश्व शक्ति पूछे आपसे, इसमें कितने वॉट होते हैं? ठीक है, 1 हॉर्स पावर पूछूं आपसे 1 हॉर्स पावर जो है सो 1 हॉर्स पावर लिखना, 1 हॉर्स पावर जो है इसमें तो वाट कितने होते? सो पावर पूछूं आपसे का पावर मतलब
पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, ठीक है। कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि एक हॉर्स पावर कितना आपके 746 वॉट है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। 746 वॉट होता है एक हॉर्स पावर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी के दोस्तों ग्रेविटेशनल त्वरण का मान कितना होता है आपके, ये छापना कितना सो, ये होता है आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है, ये इसकी वैल्यू होती है, जिसको आप 10 कहते हो ना, वही आपके 9.208 आपके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसकी वैल्यू होती है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई ये दोस्तों ये क्या है, सो ये है पृथ्वी की सतह आपके, अगर मैं बोलूं आपसे कि यहां से मैं ऊपर जाऊं दोस्तों आपके, या फिर तो यहां से नीचे जाऊं मैं आपके, तो जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सो यहां पर जी का मान सर्वाधिक होगा, ठीक है। पृथ्वी की सरफेस जो होती, सतह जो होती है, उस पर जी का मान अधिकतम होता है, छापना, ठीक है। सवाल पूछे आपसे जी का मान अधिकतम कहां होगा, जो सरफेस जो होगी पृथ्वी की वहां पर होगा जी का मान अधिकतम, ठीक है। अगर दोस्तों मैं ऊपर गया, दोस्तों ऊपर गया तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और दोस्तों स्पेस के अंदर क्या होगा, स्पेस के अंदर जो है जी का मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। वहां कोई ग्रेविटी आपको फील नहीं होगी, आप वहां पर उड़ सकते हो, ठीक है। और वहीं दोस्तों पृथ्वी का जो केंद्र होता है, आपके सेंटर जो होगा, केंद्र के अंदर भी क्या होगा, जी का मान आपका 0 हो जाएगा, नीचे आने पे भी जी का मान कम होता है, ठीक है। तो सतह से ऊपर जाने पर या नीचे आने पर जी का मान कम होता है, छापना। सतह पर तो मैक्सिमम होता है, स्पेस में 0 होता है जी का मान, और सेंटर के ऊपर भी 0 होता है जी का मान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है देने वाले कौन था, आपके केपलर साहब। कौन सा, केपलर साहब ने दिया, आपके लिखना, आपके केपलर साहब ने 3 नियम दिए, किसके, ग्रह जो है आपके, सो गति जो है उसके 3 नियम देने वाले कौन, केपलर साहब थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए सो, ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला सो उपकरण कौन सा है, ध्वनि ऊर्जा। सो मैं बोल रहा हूं, मैं दोस्तों बोल रहा हूं, मेरे पास दोस्तों ये माइक्रोफोन लगा हुआ है यहाँ पर, और दोस्तों ये माइक्रोफोन दोस्तों आपके, मैं जो बोल रहा हूं उसको कैच कर रहा है। कैच करने के बाद दोस्तों आपके इस तार के द्वारा आपके कहां पर, ये यहां पर पहुंच रहा है, और फिर दोस्तों आपके कान में ईयरफोन लगा हुआ है। फिर दोस्तों आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो आपके कान में लाउड के रूप में सुनाई दे रही है। मैं बोलूं रसगुल्ला, मैंने बोला रसगुल्ला, तो रसगुल्ला इस तार में गया, इस तार में जाके रसगुल्ला जो है वो इस तार से नीचे पहुंच गया, और फिर दोस्तों आपके माइक जो आपके कान में जो ईयरफोन लगा हुआ है उससे आपको सुनाई दिया रसगुल्ला, है ना। तो ये काम होता है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि दोस्तों ध्वनि जो है, ध्वनि को साउंड को दोस्तों आपके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपके, इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन सा, कन्वर्ट करने वाला कौन है, और इसको साउंड में कन्वर्ट करने वाला कौन, देखो साउंड में कन्वर्ट करने वाला कौन दोस्तों, लाउड स्पीकर। कौन, लाउड स्पीकर जो होता है आपके, लाउड स्पीकर छापना, ये साउंड में कन्वर्ट करने वाला कौन आपके, वो हो गया लाउड स्पीकर, ठीक है। तो साउंड में कन्वर्ट करने वाला लाउड स्पीकर, ठीक है। और ध्वनि को दोस्तों आपके इलेक्ट्रिसिटी में आपके माइक, कौन, माइक लिखना, माइक जो है आपके, ये इसको कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। तो ध्वनि को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला माइक हो गया, ठीक है। और जो विद्युत ऊर्जा है इसको साउंड में कन्वर्ट करने वाला लाउड स्पीकर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आप सुन रहे हो दोस्तों, जो आप सुन रहे हो वो ये है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं वो ये है, ठीक है। लिखो, ये है कुमार गौरव। कौन है, ये है कुमार गौरव दोस्तों। और जो आप सुन रहे हो ये है रसगुल्ला, ठीक है। ये रसगुल्ला है। तुम्हारे लाउड स्पीकर पूछे दोस्तों आपसे, आपके कान में जो लगे हुए हैं लाउड स्पीकर, वो रसगुल्ला हो गया, ठीक है। उससे आपके ध्वनि वापस आपको सुनाई दे रही है ना। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला सो, ये मैंने अभी कहा आपसे, कौन, आपके लाउड स्पीकर लिखना, लाउड स्पीकर आपके सो, या आपके कान में जो ईयरफोन लगी हुआ है, सो जो ईयरफोन लगा हुआ है कान में आपके, वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आपके कान का दोस्तों ईयरफोन इसका एग्जाम्पल हो गया है, लाउड स्पीकर इसका एग्जाम्पल हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला उपकरण कौन सा है। मैकेनिकल एनर्जी पूछूं आपसे, मैकेनिकल जो एनर्जी जो आपके, इसको किसमें आपके, इसको दोस्तों, इसको जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला कौन है, आपको बताना है मुझे। सो मैकेनिकल दोस्तों एनर्जी जो है आपके, इसको पूछूं आपसे, इसको दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला कौन आपके, वो है जनरेटर। कौन, वो है जनरेटर, छापना। सो कभी तो देखा है आपने, कभी देखा है इसको आपने, आपके घर पे तो लाइट नहीं आ रही है, आपके घर के बाहर ये खड़ा हुआ है बंदा, आपके जनरेटर से खड़ा हुआ आपके, आपने इसमें तेल डाला, आपने इसमें डाला तेल, ठीक है। आपने तेल डाला इसमें,
और आपने इसको ऐसे ऐसे घुमाया, सो घुमाया दोस्तों, आपने इसको ऐसे ऐसे घुमाया आपके, और उसको घुमाने के बाद आपके घर की लाइट आ जाती है, वो ये काम करता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसको किस में, आपके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला जनरेटर हो गया है, जो आपके घर के दोस्तों बाहर लाइट चली जाने पर आप चलाते हो इसको, इसमें तेल डालते हो, इसमें केरोसिन डालते हो, इसमें डीजल तो डालते हो, फ्यूल डालते हो, उसमें फ्यूल डालने के बाद वो घूमता है, और उसको घूमने के बाद जो है विद्युत उत्पन्न करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले उपकरण आपके ये लाइट्स हुई, लाइट जो है आपके लाइट जो है आपके लाइट लट्टू, लाइट लट्टू, एलईडी, एलईडी लिखना आपके, सीएफएल कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, जो आपके प्रकाश दे रही है। बटन दबाया, बटन दबाते क्या हुआ, लाइट आ गई। ठीक है, बटन दबाते ही लाइट आ गई आपके, तो लाइट लट्टू एलईडी सीएफएल छापना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन आपके, वो लाइट हो गया। ठीक है, भूस्थायी कक्षा पूछूं आपसे, कितनी ऊंचाई पर होती है, ये दोस्तों पृथ्वी हमारी आपके, और इससे लिखना, इससे आपके, इससे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे कौन आपके, वो होती है, कौन छापना, वो होती है आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, भूस्थायी कक्षा होती है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये तो ऑर्बिट जो होती है आपके यह भी आपके 24 घंटे के अंदर आपके एक चक्कर पूरा करती है। और दोस्तों यहाँ दोस्तों जो आपकी जो पृथ्वी जो है आपके, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब दोस्तों जियो ऑर्बिट जो है वो इसकी तुलना में क्या है, स्थिर रहती है। इसलिए दोस्तों यहाँ हम जो है, जो हमारे संचार जो उपग्रह होते हैं उनको स्थापित करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो ऊंचाई कितनी है इसकी, इतनी इसकी चाहिए। ठीक है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, वहीं दोस्तों ये भी पृथ्वी जो है आपकी, ये भी आपके 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, दोनों स्थिर है एक दूसरे की तुलना में आपके, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी के लिए पूछूं आपसे, पलायन वेग कितना आपके, एस्केप वेलोसिटी कितनी आपकी, ये दोस्तों वह वेग जिससे आपके कोई वस्तु जो है इस पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए आपके, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपके। इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछे आपसे पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड सुना है। अगर दोस्तों मैं आपको उठा के ऊपर फेंकूं दोस्तों, है ना, अगर मैं आपको उठाऊं और ऊपर फेंक दूं आपको, और आपको फेंकने की स्पीड कितनी हो, एक सेकंड में 11 किलोमीटर आपकी स्पीड हो, तो आप दोस्तों जो पृथ्वी है ना, इस पे कभी वापस लौट के नहीं आओगे। मैंने इसको फेंका ऊपर, इसको नीचे आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नीचे आ गया। पर दोस्तों मैं इसको अगर इतनी स्पीड से फेंक दूं कि आपके ये इस ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, तो ये वापस कभी नहीं आएगा दोस्तों। इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। पृथ्वी छोड़ के भाग गया, क्या पृथ्वी छोड़ के भाग गया, एस्केप वेलोसिटी इसको कहते हैं। ठीक है, दाब का मात्रक दोस्तों क्या है, और वायुमंडलीय दाब को कैसे नापते हैं। ठीक है, दाब का मात्रक पूछूं आपसे, दाब का मात्रक पास्कल, कौन सा, पास्कल भी दाब का पास्कल लिखिए, पास्कल दोस्तों आपके, पास्कल और आपके लिखना आपके, पास्कल दाब का मात्रक हो गया लिखना आपके। और वायुमंडलीय दाब पूछूं आपसे कैसे नापते हैं, आपके बैरोमीटर, बैरोमीटर से नापते हैं, आप जानते हो। ठीक है, तो बैरोमीटर से दाब नापते हैं, बाकी पास्कल दाब का मात्रक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, अगर आपसे पूछूं आपसे कि भाई साहब इसकी दोस्तों रीडिंग जो है, इसकी रीडिंग्स आपके, अगर पूछूं आपसे इसकी दोस्तों रीडिंग आपके एकदम गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, एकदम गिर जाती है, आप दोस्तों प्यार में दोस्तों डूब जाते हो एकदम आपके, तो आपकी जिंदगी में आने वाला तूफान, कैसो आंधी तूफान आपकी लाइफ में आने वाला है। कभी सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि बैरोमीटर जो है, अगर दोस्तों उसकी रीडिंग एकदम गिर जाएगी तो तूफान आंधी आने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग आपके प्यार में डूब जाओगे एकदम से आपके, तो आपकी लाइफ में क्या आएगा, आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपके धीरे धीरे आपके गिरती है आपके तो बारिश आएगी। ठीक है, अगर दोस्तों प्यार में आप धीरे धीरे गिरते हो तो आप क्या करते हो, वो बारिश आती है। ठीक है, बारिश टाइप आती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, और अगर दोस्तों ऊपर छड़ती है आपके, तो मौसम साफ रहेगा। ठीक है, तो मौसम साफ रहेगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बैरोमीटर की रीडिंग का सवाल पूछता है, एकदम गिरेगी आंधी तूफान आएगा। ठीक है, धीरे धीरे गिरेगी बारिश आएगी। ठीक है, और अगर ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके साफ होएगा मौसम, ये आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, जल का दोस्तों अधिकतम घनत्व पूछूं आपसे कितने तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है, इसके
दोस्तों इसके ऊपर जो है जल का घनत्व आपके अधिकतम होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल का डेंसिटी घनत्व अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए लालटेन, दोस्तों लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का दोस्तों ऊपर चढ़ना जो है किसका एग्जाम्पल आपके, ये एग्जाम्पल है केशिकात्व, किसका, कैपिलरी सिस्टम। तो केशिकात्व का एग्जाम्पल है, ये आपको छापना से, इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिलरी सिस्टम कहते हैं छापना, इसी को बोलते हैं कैपिलरी सिस्टम कहते हैं, इसको केशिकात्व कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या सो, लालटेन में लैंप की दोस्तों बत्ती का ऊपर चढ़ना जो है आपके, वो इसका दोस्तों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी में तेल छिड़कने पर दोस्तों उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम होगा या सो बढ़ जाएगा। सो पानी में तेल छिड़कने पे छापना, उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सो आपके अगर दोस्तों पानी में, सुनो, अगर दोस्तों पानी में आप कुछ भी मिलाओगे दोस्तों आपके, अगर उसमें कुछ अशुद्धि मिलाओगे आप, तेल, साबुन, झाग कुछ भी मिलाओगे तो उसका सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पानी में कुछ भी मिलाओगे, तेल मिलाओ, साबुन मिलाओ, सर्फ मिलाओ, कुछ भी मिलाओ आप जो है, सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होता है, ठीक है। तो पानी में अशुद्धि मिलाने पर, आपके इम्प्योरिटी मिलाने पर जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों पानी में तेल मिलाने पर आपके सरफेस टेंशन कम दोस्तों होता है। इस कारण दोस्तों हम क्या करते हैं, इस कारण दोस्तों अगर हमें मच्छर दोस्तों मारने हो तो हम पानी में केरोसिन दोस्तों मिला देते हैं, आपके सरफेस टेंशन कम दोस्तों होता है, और सो मच्छर सो लार्वा जो है आपके वो डूब कर मर जाता है, ये आप जानते हो, ठीक है, डूब कर मर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पानी में केरोसिन मिलाते हैं, हमें आपको याद होगा, ठीक है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप में सरफेस टेंशन पूछूं आपसे, अगर दोस्तों सूप तो गर्म हो गया आपके तो सरफेस टेंशन जो है वो कम दोस्तों होगा, आपके पृष्ठ तनाव कम दोस्तों हो जाएगा। और अगर उसको सरफेस टेंशन कम हो गया, देखो तापमान बढ़ने पे सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है, तापमान बढ़ने पे सरफेस टेंशन कम दोस्तों होता है आपके। अगर मैंने सूप को गर्म किया, सरफेस टेंशन कम दोस्तों होगा आपके, और अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो रसगुल्ला छापना आपके, सो आपके जो सूप जो होगा आपके, वो हमारी जो जीभ जो है आपके उसके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है, जीभ को तो फैल जाएगा। तो और तो फैलने का मतलब आपके हमें वो स्वादिष्ट महसूस होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट होता है क्योंकि दोस्तों मैंने कहा गर्म सूप का सरफेस टेंशन कम होता है, आपके पृष्ठ तनाव कम होता है, इस कारण दोस्तों गर्म सूप जो है वो जीभ पर फैल जाता है। सो और जीभ पर फैलने के कारण जो है वो हमें स्वादिष्ट नजर आता है, महसूस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है दोस्तों आपके, साउंड की तरंग कैसी है, साउंड लिखना आपके, साउंड जो है आपके वो कैसी तरंग है, साउंड जो है अनुदैर्घ्य तरंग है छापना, ठीक है। साउंड तरंग कैसी, साउंड दोस्तों आपके अनुदैर्घ्य तरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसकी गति के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, ठीक है, कंपल्सरी माध्यम का होना अनिवार्य है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। मतलब दोस्तों यह निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर जो है गति नहीं करती है। सो इसकी सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है, ठोस के अंदर होती है, ये भी आपको छापना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ध्वनि का वैक्यूम में गति नहीं होती है, पहली बात तो ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए होता है अनिवार्य रूप से। यह दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग होती है आपके, यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है आपके, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल, है ना, इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल वेव्स कहते हैं छापना इसको। और सर्वाधिक गति कहाँ पर होती है, सॉलिड के अंदर है, फिर लिक्विड, फिर गैस के अंदर, वैक्यूम में नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए अल्फा बीटा, तो गामा जो है इसमें किसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है आपके, सो जो गामा जो होती है इसकी भेदन क्षमता जो होती है अधिकतम होती है, ठीक है। तो गामा की पेनिट्रेशन पावर सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो गामा करेक्ट आंसर हो गया, इसकी पेनिट्रेशन पावर सर्वाधिक है, आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए अब श्रव्य तरंग हो और पराश्रव्य तरंग में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए सवाल पूछा गया आपसे, यहाँ से यहाँ लिखिए आप 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज प्लस आपके यहाँ लिखिए आप 20,000 हर्ट्ज आपके सो, अगर ध्वनि जो है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में रहती है, तो इसको बोलते हैं हम आपके श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जिसको आप और मैं सुन सकते हो। सो ऑडिबल साउंड कहते हैं जिसको आप और मैं सुनते हैं, ठीक है, मनुष्य इसको सुन पाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आवृत्ति इससे कम हो गई, ठीक है, इससे कम दोस्तों होती है आपके, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपश्रव्य तरंग, क्या बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड बोलते हैं, क्या सो इसको बोलते हैं, सो हम इंफ्रारेड बोलते हैं, इस इंफ्रा आपके इंफ्रा बोलते हैं छापना, सो इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इसको आप और मैं नहीं सुन सकते, ठीक है। ये 20 आपके हर्ट्ज से कम की है, ठीक है। वहीं दोस्तों 20,000 से अगर अधिक हो गई तो इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं अल्ट्रा
सोनिक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं परासव्य तरंग बोलते हैं। इसको भी दोस्तों आप और मैं नहीं सुन सकते, ठीक है। इसको सुनने वाले कौन सो, सुनने वाले इसको कौन होते हैं, आपके डॉल्फिन है ना। सो डॉल्फिन है, ये सुनती है इसको, ठीक है। डॉल्फिन सुनती है किसको, आपके अल्ट्रासोनिक तरंग को, ठीक है। डॉल्फिन चमगादड़ पूछे आपसे, ये सुनती है इसको, ठीक है, अल्ट्रासोनिक को ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में ये होती कौन सी, ये होती है छापना आपके, ये होती है ऑडिबल, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम पूछूं आपसे, ये होती है आपके इंफ्रासोनिक अपश्रव्य है ना। और 20,000 से अधिक पूछे आपसे, ये होती है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम वाली 20 से 20,000 के बीच श्रव्य होती है, और 20,000 से अधिक वाली आपके पराश्रव्य होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साउंड की बात कर रहे हैं ना, ध्वनि की बात कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूण की जांच करने में, गुर्दों में बनने वाली पथरी की जांच करने में, दूध में दोस्तों हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में कौन सी तरंग यूज होती है, आपके अल्ट्रा वायलेट, कौन सा, अल्ट्रा वायलेट छापना, आपके जो आपके सो अल्ट्रा वायलेट जो तरंग होती है छापना, पराबैंगनी जो तरंग होती है वो यूज होती है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, भ्रूण की जांच करने से आपके अरे सोनोग्राफी होती है ना, आपके सोनोग्राफी होती है ना, उसमें यही वाली तरंग यूज करते हैं, ठीक है। यूवी तरंग यूज करते हैं आपके सोनोग्राफी करने में, दूध गुर्दों में बनने वाली पथरी को जांच करने में, और दूध में जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में आपके अल्ट्रा वायलेट रेज यूज करते हैं, और ये आपके सोनोग्राफी के अंदर यूज होती है, आप जानते हो, ठीक है। आगे देखिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है आपके जो वायु जो होती है आपकी, उसमें ध्वनि की चाल पूछूं आपसे, देखो सर्वाधिक सर्वाधिक होती है आपके ठोस के अंदर ना, सॉलिड में होती है, ठीक है। सवाल पूछे तो वायु के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है छापना, अरे वायु में पूछूं आपसे ध्वनि की चाल जो कितनी होती है, ये आपको बताना है। आज शाम को 8 बजे अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 3 आने वाला है। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए वो सीरीज जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, तैयार रहना आज शाम को एपिसोड नंबर 3 के अंदर, ठीक है। सवाल पूछा मैंने आपसे कि ध्वनि की चाल तो वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड लिखना, इतनी साउंड की चाल होती कहां पर, वायु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, परम शून्य ताप कितना होता है आपके, अरे परम शून्य ताप पूछूं आपसे 0 केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं आपके परम शून्य ताप बोलते हैं आपके। और इसको अगर मैं पूछूं आपसे इसको सेल्सियस में कितना छापना, बताओ, परम शून्य ताप पूछूं आपसे, इससे कम ताप नहीं है ना, इससे कम ताप नहीं होगा, इसको बोलते हैं हम परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। इससे कम तापमान नहीं होता है। सवाल आपसे ये कि इसकी वैल्यू कितनी, दोस्तों आपके इसकी वैल्यू सेल्सियस पूछो कितनी होती है, देखो परम शून्य ताप जिससे कम तापमान ना हो सके, संभव नहीं है आपके, उसको बोलते हैं परम शून्य ताप, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे 0 केल्विन, इसका ठीक आंसर है। वहीं दोस्तों अगर पूछे आपसे इसी को हम -273 डिग्री सेल्सियस जो है, ये भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों एक ही बात है ना। आगे देखिए, पदार्थ की चौथी दोस्तों अवस्था कौन सी है आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इसकी 4th अवस्था है, ठीक है। हवा दोस्तों आपके कितने सवाल लिख दिए इसने, अच्छा लास्ट है, ठीक है। हवा यौगिक दोस्तों, हवा यौगिक है या मिश्रण, तो आपके हवा क्या सो, हवा दोस्तों, हवा क्या आपके, हवा जो है आपके क्या है, हवा दोस्तों आपके, हवा पूछूं आपसे कंपाउंड है दोस्तों, मिश्रण है आपके, हवा दोस्तों मिक्सचर है ना, हवा जो है दोस्तों मिक्सचर है आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन साहब आपके, थॉमसन साहब थे लिखना आपके। प्रोटॉन पूछू खोज करने वाले कौन आपके, ये थे गोल्डस्टीन साहब थे लिखना आपके। और न्यूट्रॉन खोज करने वाले कौन, चैडविक साहब थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये खोज करने